Well, thank you so much, sir, for doing this for us, right? And I really appreciate you joining us on the podcast. And हमने 30 साल मतलब सर 37 to be precise. You started working in 88, 88, yes. 1988. And how has been the journey till now? कैसा आपका एक्सपीरियंस है? जर्नी तो 37 साल में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, Right. बट 88 आई वॉज वर्किंग विद कपाट. Okay. कपाट वॉज अ बॉडी ऑफ कार्ट एंड टेक्नोलॉजी एंड पीपल. कपाट उसी से Okay. बना था. तो आई वॉज एन एग्जीबिशन ऑफिसर देयर. तो वहाँ के अपना एग्जीबिशन के पूरा अनुवंशिक सीखा. और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में पहला एक फेयर लॉन्च किया वहाँ पे. कपाट मिला ग्रामश्री. Okay. वो एक ऐसा एग्जीबिशन था जहाँ पे जो DRDOs होते हैं वो अपने डायरेक्टली अपना आके वो प्रोडक्ट वहाँ पे सेल कर सकते हैं. तो 89 आई क्वालिफाइड थ्रू UPSC. आई केम टू इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री एज असिस्टेंट डायरेक्टर. तो करीबन 10-11 साल वहाँ काम किया. और 3 साल साउथ में था मैं. 3 साल केरला, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु. दी पब्लिसिटी, आई वाज हेडिंग द पब्लिसिटी प्राइमरली. जितना भी फिल्म फेस्टिवल वहाँ पे हो रहा था, ये नई कैंपेन्स लॉन्च कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसमें एड्स अवेयरनेस है, पल्स पोलियो था. एक इनकम टैक्स की कैंपेन इफ यू रिमेंबर लॉन्च हुआ होगा, जिसमें सिर्फ 1400 रुपये दो और आपका इनकम टैक्स हो जाता है पूरा. जो छोटे दुकानदार थे उनके लिए लॉन्च किया. Back then. हाँ, उस टाइम पे एक अच्छी कैंपेन लॉन्च हुई थी, ब्रेक द शकल्स करके. तो वो इकोनॉमी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके लॉन्च हुई थी. उस टाइम पे तकरीबन 10-11 साल INB मिनिस्ट्री में काम किया. देन अबाउट 8 years इन निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी. और वहाँ पे फैशन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट लॉन्च किया. और निफ्ट को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने में एक हमारी टीम थी. आई वाज आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट. Okay. एंड देन 2007 आई केम टू वेदांता ग्रुप. Wow. वेदांता ग्रुप स्टेशन इन बैंगलोर विद हिंदुस्तान जिंक. वहाँ 12-13 साल काम किया. एंड दैट वाज, आई थिंक, विच इज, आई ऑलवेज से दैट दिस इज one of the most beautiful, most learning period, most challenging period. And जिसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में या माइनिंग इंडस्ट्री में अगर कोई काम कर ले तो उसको हर तरह का एक्सपीरियंस हो जाता है. क्राइसिस का भी हो जाता है. आपके जो जितने लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर जिनके पास एक्सेस नहीं है, या जो मोबाइल, इतना मल्टीमीडिया मोबाइल नहीं चलाते हैं, उन तक कम्युनिकेशन कैसे पहुंचाई जाए. हम लोग शहरों तक कम्युनिकेशन करते हैं, गाँव के अंदर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है. बिकॉज माइनिंग के अंदर में आपके रूरल स्टेक होल्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं. Right. From this, then I came to FEMI as director, Federation of Indian Mineral Industries. From there I went to FMCG in DS Group. DS Group से मैं M3M में आया और M3M से now in of business. राइट. बहुत फैसिनेटिंग करियर रहा है आपका. अलग अलग नीशेस के अंदर आपने काम किया है. मैं पर्टिकुलरली जानना चाहूँगा सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग काम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया आपने? Exciting वेदांता था. वेदांता was like टीम्स नहीं थी शुरू में. 2007 में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था कंपनीज टेक ओवर किए हुए. बिकॉज 2000 में बाल्को टेक ओवर हुआ था. 2002 में हिंदुस्तान जिंक टेक ओवर हुआ था. तो जब टेक ओवर होने के बावजूद बाद भी थोड़ा बहुत 2-3-4 साल लगता है कि स्टेबलाइज करने के लिए. तो वो एक ऐसा टाइम था जहाँ पे आपको PR से कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में शिफ्ट करना था. तो उस वक्त में जितने भी आपके जो शॉप फ्लोर पे लोग काम करते हैं, माइनिंग के जो वर्कफोर्स है, उनको PR समझ में आता है, पब्लिक रिलेशन. तो सबको PR में ही गिनते हैं. पर एक कॉरपोरेट का कम्युनिकेशन सेटअप करना, फिर उसको पूरा एक थ्रेड के साथ में जोड़ना, एक उसको आपको एक प्रोसेस में लाके हर चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना, दैट वाज वेरी बिग थिंग. एंड कम्युनिकेशन वाज आल्सो 3 levels. Okay. One was you're doing for investors. Vedanta was London listed. So you're doing for global investors. Okay. Second was you're doing for your own people who are engineers and highly educated people. Third is जो आपके वर्कमैन हैं, जो माइन के अंदर जाते काम करते हैं. हाँ. तो आपके 3 इतना वैरायटी में आपका स्टेक होल्डर्स है, उन तक कम्युनिकेशन ले जाना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और लर्निंग भी है. सो बेसिकली आपको जो कंपनी का कम्युनिकेशन है वो तीनों पिलर्स तक पहुंचाना है. राइट. सो ग्लोबल लेवल पे भी लेके जाना है. जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी आपको कम्युनिकेशन उन तक भी पहुंचाना है. और जो कोर है आपकी टीम का, जो लोग माइनिंग में एक्चुअली काम कर रहे हैं, उन तक भी पहुंचाना है कंपनी आपके लिए क्या कर रही है, इस टाइप से. राइट. सो सिंस यू हैव वर्कड सो क्लोजली विद
Mr. Agarwal, Mr. Anil Agarwal, how was the experience? I am myself is a huge fan of his working ethics और जो भी उन्होंने किया है वेदांता के लिए या वेदांता के साथ हिंदुस्तान जिंक के साथ. So कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका उनके Well, साथ? I think anybody who has worked with him, fortunately I've worked with him very closely. वो हर आपको ये कहेगा कि इतने सिंपल बिजनेसमैन आपको इंडिया में शायद ही कोई मिलेगा. Wow. ये वन इज वेरी डाउन टू अर्थ. उनका एक हमेशा से वो जिससे मिलते हैं जरूर भी बोलते हैं कि एडजस्ट एंड गेट एडजस्टेड. Wow. कि आपका आप जो भी हो कैसे भी हो, लेकिन आपको पहले चीज़ों के साथ में एडजस्ट करना चाहिए ताकि आप जो भी आप काम कर रहे हो वो काम आप सही तरह से कर सको. दूसरा मेरे को हमेशा उनकी एक बात वो हमेशा याद रहती है. कहते हैं हम ही यूज्ड टू से ड्रेस एंड एड्रेस आर इम्पोर्टेंट. राइट. सो जैसे आर्मी में लोग कहते हैं कि आर्मी में लोग आइडेंटिफाई करते हैं आपके शूज कितने पॉलिश्ड हैं. राइट. तो वन ऑफ द थॉट्स कि शूज इज आल्सो वन ऑफ द थॉट्स. तो सेम चीज़ उनका एक दिमाग में रहता है. आई ट्रैवल विद हिम अ लॉट. उनका एक सोच मैं शेयर करता हूँ आपके साथ में. एक बार बहुत पुरानी बात है, हम लोग ट्रैवल कर रहे थे और ट्रैवल करते समय जैसे सीईओज काम करते हैं, सब लोग काम करते हैं, करते करते काम करते करते मैंने उसको पूछा कि मैंने कहा सर नहीं आपका इनपुट यहाँ पे मतलब व्हाट इज योर इनपुट इन दिस. तो ही सेड वेरी वेरी नाइस थिंग एंड वेयर ही एक्चुअली मेड मी अंडरस्टैंड ऑल्सो कि हाउ हायरार्कीज आर मेड. ही सेड पवन ये लोग जहाँ तक सोच रहे हैं ना उनको वहाँ तक सोचने दो. ठीक है, जहाँ तक ये कर रहे हैं वहाँ तक करने दो. जहाँ ये रुकेंगे ना वहाँ से मैं अपनी सोच स्टार्ट करूँगा. Wow. तो विच मीन्स दैट द फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस दैट यू गेट ऑफ delivering your deliverables is very much there, but he is there if you are getting stuck somewhere, and from where he starts thinking and starts guiding you. तो वो एक थॉट बनाता है कि आपकी टीम में जो भी लोग काम कर रहे हैं आप उनको पूरा इंडिपेंडेंट रखो, उनको पूरी पावर दो, और अटके तो फिर तुम आपको ही बैठ के कोई. Well, that's I think what is called a good leadership, I think. Yes. Right. And he's a very good singer. Wow. He's a very good singer. Multi-talented yes, leader. he's a very good singer. So, since you are the director of business now, Of business communications. So, what are the challenges and perks that a director have in an organization? When you say perks, what exactly do you have in mind? I mean के monetary wise, freedom wise and ये सारी चीज़ें अगर हम कंसिडर करें. मैं आपको एक बात बताता हूँ. ऐसा मानते हैं और ये सही भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में या माइनिंग कंपनीज में बिकॉज वहाँ पे आपके चैलेंजेस बहुत अलग हो जाते हैं. सो योर पर्क्स एंड योर सैलरीज आर ऑल्सो लिटिल डिफरेंट. ट्रू. लेकिन एक टाइम आता है जब आप बोलते हो मनी इज इम्पोर्टेंट, बट एक जॉब में और एक काम करने में फ़र्क हो जाता है. राइट. आई नेवर केम टू ऑफ बिजनेस फॉर जॉब. ओके. आई केम टू ऑफ बिजनेस प्राइमरली फॉर वर्क. राइट. सो मेरा अराउंड लास्ट 5 years से एक थॉट प्रोसेस है कि मैंने जितना भी सीखा है, जितना भी मैंने कम्युनिकेशन मैंने हैंडल किया है, इतने वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स में हैंडल किया है, अगर मैं उससे किसी भी कंपनी में जाके चेंजेस नहीं ला सकता तो उसका मैं क्या करूँगा. राइट. सो मैंने इसी थॉट से ऑफ बिजनेस भी ज्वाइन किया. ओके. सो दे आर कमिंग इनटू एन IPO probably this year or next year. ओके. So my whole effort there is to how to bring that company in the forefront. And people should know that something that started about 12 years back is a unicorn today. Wow. And not one but 2 unicorns. Okay. Off Business and Oxizo. Both are the like 2 companies but with the same promoters. Both of them are unicorns. So 110 कंपनियों में 115 कंपनियों में अगर 2 यूनिकॉर्न्स आप एक जगह पे उसका आप कम्युनिकेशन हेड कर रहे हो और आप उसमें एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बना रहे हो, वो अपने आप में बहुत सेटिस्फाइंग है. राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, IPO लेना है नहीं लेना है? No, they're very very nice company. Okay. And very aggressive. Promoters are highly approachable. Okay. Culture is very different. मतलब मैं आपको बहुत ही लाइटर टोन में बोल रहा हूँ. शायद मैं ही हूँ वहाँ पे जिसके पास में केबिन है. Wow.
वहाँ पे सारे प्रमोटर्स, 5 प्रमोटर हैं, पांचों के पांचों सब अपने लोगों के बीच बैठते हैं. ओके. नोबडी हैज अ केबिन देयर. ओके. देयर इज नो केबिन. आपके पास कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, लेकिन किसी भी प्रमोटर के पास में, चाहे वो सीईओ हो, सब डिवाइडेड है. एक सीईओ है, एक सीटीओ है, एक डिजिटल पार्ट देखते हैं, CTO बिजनेस है. पार्ट देखते हैं. उनके किसी के पास में भी सब डेस्क है, जैसे नॉर्मल लोग बैठते हैं सारे, उसी तरीके से उन्हीं के बीच में वो बैठते हैं. और कल्चर बड़ा क्लियर है. दे आर अप्रोचेबल. एनीबडी कैन गो एनी टाइम, टॉक टू देम, मीट देम, डिस्कस विद देम. नो इश्यूज एट ऑल. So I think these are the must-have ethics in the new age era of business. कि अगर आप ये सब ethics follow करते हो एक कंपनी के अंदर, so you can actually create a good company or big company or even a unicorn, right? क्या होता है ना, हम कभी कभी अपने ही लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं. वो बॉस गिरी में आके ना, आई एम द बॉस, वो एक दिमाग में माइंडसेट हो जाता है. हाँ, कि भाई मैं बैठा हूँ केबिन में ओनली बिकॉज माई जॉब डिमांड्स दैट. राइट. जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं या जो फोन पे डिस्कस करता हूँ या बात करता हूँ, वो हर जगह वो नहीं मैं जा हर सकता जगह है. को हर एक को बता नहीं सकता. दैट इज द ओनली रीजन आई हैव बीन सिटिंग इन केबिन. True. सो इट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, आई कैन से. लेकिन हम इस प्रोसेस में अगर अपनी टीम से या अपने लोगों से अगर हम डिस्टेंस बना लेते हैं या उनको हम समझना बंद कर देते हैं, सक्सेस मिलने में किसी भी कंपनी को, और खासतौर से स्टार्टअप्स वगैरह को, बहुत प्रॉब्लम आता है. लोग आपको एज अ पर्सन भी जानना चाहिए, और ऐसे आपका बिजनेस एक्यूमेन को भी उनको पता होना चाहिए. और अक्सर जो कंपनीज में एक एम्प्लॉय को ये पता होता है कि उसकी कंपनी कर क्या रही है, वो कंपनी हर चीज़ झेल जाती है, और वो कंपनी ही सक्सेस स्टोरीज बनाती है. राइट. अगर एम्प्लॉयज को ये नहीं पता कि प्रमोटर क्या कर रहे हैं और कंपनी क्या कर रही है, तो थोड़ा सा ये चिंता वाली बात है. राइट. अब जैसे आज के एरा के अंदर सर बहुत सारे MSMEs हैं, और उनको आइडिया ही नहीं है कि PR एंड कम्युनिकेशन में एक्चुअली होता क्या है. सो एक स्टार्टअप जो है, चाइल्ड है, मतलब बेबी स्टार्टअप है, और 1-2 साल ही हुए हैं. सो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ PR एंड कम्युनिकेशन फॉर अ स्टार्टअप उस एज के अंदर? उन्हें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस लेवल पे करना चाहिए, क्या बजट हो सकता है PR का, क्योंकि एवरीथिंग टेक्स अ बजट, राइट? सो PR एंड कम्युनिकेशन किस बजट पे एक स्टार्टअप को एटलीस्ट स्टार्ट करना चाहिए, कि जैसे कैपिटल जो रेज्ड की है उसका कितना % होना चाहिए, या टोटल मार्केटिंग बजट का PR एंड कम्युनिकेशन पे कितना स्पेंड होना चाहिए? तो मैं आपको ना आज एक बताता हूँ जो बहुत हवा में चलता है और बड़े बड़े कंपनीज में चलता है. आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, एक और है इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स के अंदर PR एंड कम्युनिकेशन के नाम पे बर्निंग भी होती है ना? सो वो परसेंटेज मैं जानना चाह रहा हूँ, इज बर्निंग that particular budget on PR and communication good thing, or or they are just wasting the money? क्या होता है, जैसे मैं आपको बता रहा था, बहुत एक हवाबाजी है. बड़े आपको लोकल लैंग्वेज बोल देता हूँ कि लोग समझते हैं कि मतलब PR जो कर रहे हैं वो PR इतना % ऑफ बजट होना चाहिए, और ये इसको आप 5% रखना है, मुझे 10% रखना है. वो किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, अगर हम कोई नॉर्मली उनसे पूछें तो हर जवाब उनका आप उसको चैलेंज कर सकते हो. ओके. चाहे कोई भी कंपनी हो, मैं आपको बहुत फ्लैट बता रहा हूँ. आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप बजट बनाते हो. आपकी ज़रूरत है कि आपको, जैसे रियल एस्टेट का आपने पूछा, रियल एस्टेट इज कंप्लीटली अ पॉम्प एंड शो. शादी होती है ना, शादी में एक दूल्हा घोड़ी पे चढ़ता है और बारात चलती है. तो ये समझ लीजिए कि रियल एस्टेट की पब्लिसिटी कुछ इसी तरह की होती है. अच्छा. जो रिकॉग्नाइज लोग देखें, रुकें, पढ़ें, समझें, वो बस उतना ही समझ में आता है. उसका एक रियलिटी पार्ट है जब आप अक्रॉस टेबल बैठ के डिस्कस करते हो कि अच्छा अब हमें नक्शे दिखाओ, अब हमें बताओ उसके अप्रूवल्स दिखाओ, ये सब करके दिखाओ. स्टार्टअप को वहां पर पब्लिसिटी और PR तो खैर नहीं, कम्युनिकेशन के बारे में, बिकॉज PR इज कॉर्पोरेट अफेयर्स. राइट. पहले पब्लिक रिलेशन बोलते थे, आज की भाषा में कॉर्पोरेट अफेयर्स. कॉर्पोरेट अफेयर्स का काम है रिलेशनशिप डेवलप करना डिफरेंट स्टेक होल्डर से, नॉट इन दी एज फार एज कम्युनिकेशन इज कंसर्न. उसका किसी को, गवर्नमेंट ऑफिशियल को या किसी स्टेक होल्डर को एक लेटर लिखना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, बट दैट इज नॉट कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन. तो कहाँ जहाँ पे स्टार्टअप ये समझता है कि अब वो इस मार्केट में एक टेंजिबल पोजीशन पर है,
जहाँ उसको ये लगता है कि हाँ अब ये टाइम है कि मेरे को लोग जाने। और क्यों जाने? क्योंकि उसका एक एचआर रिक्रूटमेंट का एक ऑप्शन होता है कि लोग कहें कि उनको उसके कंपनी में काम करना है। दूसरा उसको इन्वेस्टर का रहता है, उसको फंड रेज भी करना है। अब उसकी प्रायोरिटीज चेंज हो रही है, अब उसको रिकॉग्निशन चाहिए। तो बेस बनाने के बाद में जब वहाँ रिकॉग्निशन स्टेज पर पहुँचता है, वहाँ पर उसको कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन चाहिए होता है। अब अगर वो डिपार्टमेंट सेट करता है तो कम से कम वो 3 लोग रखेगा, 2 से 3 लोग तो कम से कम रखेगा। अब 2 से 3 लोग रखने की बजाय अगर वो किसी एक्सटर्नल को हायर करता है, नॉट एन एजेंसी, बिकॉज एजेंसीज का भी टर्म्स अलग हो जाती हैं। अगर वो किसी भी एक्सपर्ट को हायर करता है, जैसे आई एम एडवाइजिंग लॉट ऑफ एसएमईज एंड स्टार्टअप्स ऑन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। उनकी ज़रूरतों को एक एक ईजी और इंटरेक्टिव तरीके से कम बजट में हैंडल किया जा सकता है। राइट। मैं उनके हेड काउंट में नहीं आता हूँ, लेकिन मैं उनको डिलीवर उतना ही करके देता हूँ जितना उनको चाहिए, उससे ज़्यादा ही हो जाता है। राइट। उनको उस ऑप्शन को तलाशना चाहिए। उस ऑप्शन में फ्लेक्सिबिलिटी है, कम ज़्यादा करने का ऑप्शन है। जितना आपको चाहिए उतना करो, उतना बजट खर्च करो, बाकी आप आराम से रेस्ट करो। राइट। एक्सेस पब्लिसिटी इज़ बैड इफ़ यू डू नॉट हैव कंटेंट। मीडिया के अंदर में फिर आप नेगेटिव कंटेंट में आते हो। राइट। जब बताने के लिए कुछ नहीं है तो मीडिया वो लिखेगा जो बताना नहीं चाहिए। राइट। सिंपल है। ओके, आपने बहुत सारे कैंपेन्स भी किए ड्यूरिंग कोविड। एक जो पर्टिकुलर कैंपेन था आपका, बी सेफ जिंदगी, जो आपने शायद अनुपम खेर जी के साथ और नहीं, मैं बताता हूँ। मैं जब हिंदुस्तान जिंक में था तो CSR के पार्ट के अंदर में मैंने 2010 में कैंपेन लॉन्च किया, खुशी। ओके। खुशी विच वाज प्योरली नॉन फंडिंग कैंपेन, क्योंकि सिंह के पास में CSR में काफ़ी फंड था। राइट। हमारा काम था लोगों को ये बताना कि एक डिप्राइव्ड बच्चे के लिए हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। राइट। तो हमने उसको अवेयरनेस कैंपेन से स्टार्ट किया। राजस्थान गवर्नमेंट वाज वेरी सपोर्टिव। तो हमारे कुछ अपने चाइल्ड केयर सेंटर्स थे, उनको हमने खुशी में कन्वर्ट किया। उसके बाद जो आंगनवाड़ी जो राजस्थान में थे, 3000 आंगनवाड़ियों को हमने खुशी सेंटर में कन्वर्ट किया। ओके। 2015 में मैंने 30 अक्टूबर 2015 में जयपुर के अंदर में हमने पहली बार आंगनवाड़ी बच्चों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म्स के डिज़ाइंस एक फैशन शो में लॉन्च किया। वाओ, दैट्स काइंड। टाइम वसुंधरा राजे वाज हिज चीफ मिनिस्टर, Anita Badel was the Women and Child Development Minister. Lot of support coming from the government, and that campaign became very very successful क्योंकि हमने न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन तीनों चीज़ों को टच किया। सेकेंड कैंपेन आई लॉन्च वाज सखी। सखी वाज एन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन। ओके। अब हम क्या करते हैं कि जैसे मैं CSR, कोई कंपनी CSR, जैसे हमने स्टार्टअप का लिया। अब स्टार्टअप के एक प्रमोटर को, फाउंडर को है कि वो कहता है कि मुझे कुछ कंपनी का CSR करना है, बिकॉज सोशल इन्वेस्टर्स बहुत होते हैं। राइट। सस्टेनेबिलिटी के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि आप कोई ऐसे कार्बन क्रेडिट्स का और ये सब आपका वाटर कंजर्वेशन वगैरह पे आप कर नहीं पा रहे हो। तो एक तरीका है कि वो फिलैंथ्रोपी करे, जो आपके CSR में काउंट नहीं होता। राइट। एक है कि वो एक CSR का मॉडल अपनाए। तो उसके पास में उसको ये नहीं पता होता कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो हमने एक ऐसा मॉडल बनाया सखी के अंदर में कि जैसे आप दिवाली पे लोगों को गिफ्ट देते हो, या आपकी स्टेशनरी है, या आपका कोई और भी सामान आ रहा है, या आपकी छोटी कैंटीन है जहाँ आप खाना वाना खाते हो। अब आप किसी ब्रांडेड मसाले लेते हो, आप कोई ब्रांडेड कोई उसमें आप टेबल क्लॉथ वगैरह लेते हो, आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो तो यू बाय सम ड्राई फ्रूट्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स एंड यू गिव इट टू देम। Why don't you utilize that amount in empowering SHG, self-help groups, train them to make those kind of products, buy those products, that will be much cheaper, आपको रेट भी कम मिलेगा, प्योर होगा, और आपका पैसा सही जगह यूटिलाइज हो रहा है। और आप वो CSR ही कर रहे हो जिसमें आप पैसा अर्न नहीं कर सकते हो, तो आप अपने CSR बजट को उनको देकर काम करवा रहे हो, उनसे वो सामान खरीद कर आप इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दे रहे हो। राइट। This model we replicated across Vedanta. Okay. And that became very successful. Even today also, Sakhi is a running project in Vedanta. Wow. Another area was safety. Mining industry के अंदर में globally. Sustainability अगर हम बोलते हैं तो safety is one very big part. Right. और माइन के जो अंदर लोग काम करते हैं उनकी सेफ्टी किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। Right. पर उनको समझाएं कैसे? अब वो
कंप्यूटर पे प्रेजेंटेशन दो, किसी को समझ में नहीं आता. आप लेक्चर दे दो, किसी को भाषण दे रहे हो आप ये नहीं समझ में आता. सो आई डिवाइज्ड अ प्रोग्राम, बी सेव जिंदगी. Okay. And I started meeting mine workers at their location. Okay. At a time there was a mine जो करीबन अगर मैं आना जाना भी करूँ तो एक दिन में 550 किलोमीटर बनता है. और मैं 2 घंटे के लेक्चर के लिए वहाँ पे उनसे मिलके विद एग्जांपल्स वहाँ पे जाके उनसे बात करना और उनको पूरी चीज़ समझाना एक बहुत ही डिफरेंट वे से वो मैंने प्रोग्राम शुरू किया. एंड दैट बिकेम दैट एक्चुअली ब्रॉट डाउन द LTFIR. What is that? वो आपका लॉस्ट टाइम इंजरी होता है. अच्छा. कि आपके एक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं, कैजुअलिटीज़ कम हो जाती हैं, और वो आपकी कंपनी की इमेज के लिए और आपके सस्टेनेबिलिटी के अंदर में आपने करा क्या उसमें भी बहुत काम होता है. राइट. तो उस तरह के चीज़ें करने से एक तो आपका एम्प्लॉय रिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है. ट्रू. और एक आपको पता होता है कि कहाँ पे गलती, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है. आप एक्चुअली सेफ्टी के एम्बेसडर्स आप बना रहे होते हो माइंस के अंदर में. सो इन दी प्रोसेस आई मेट मोर देन 10,000 एम्प्लॉयज़, उनके स्कूल में उनके बच्चों से, उनकी फैमिलीज से. और मैं उनको एक बड़ा क्रूड एग्जांपल देता था कि जैसे आपसे मैं पूछता हूँ आप इंश्योरेंस कितने का कराते हैं. आप इंश्योरेंस हो, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस हो गया आपकी, कितने की इंश्योरेंस हो गया आपकी. हाइपोथेटिकल अमाउंट मानता हूँ, 50 लाख मान लो, आप 1 करोड़ मान लो. आई यूज्ड टू आस्क देम कि किसी एम्प्लॉय की इंश्योरेंस है, बोलते साहब 20 लाख की इंश्योरेंस है सपोज. तो इसका मतलब उस आदमी की कीमत 20 लाख है. राइट. यही है ना. ट्रू. तो सिंपल सवाल है कि क्या 20 लाख का अगर कोई चेक काट दे तो वो आदमी उसके हवाले कर देगी? कोई नहीं करेगा. तो जब आप उस इंसान को उस अमाउंट में हवाले नहीं कर सकते तो उसको सेफ रहना बहुत ज़रूरी है ना. राइट. ऐसी एक बच्ची मुझे याद है, एक फैमिली आई थी, उसकी लड़की भी थी. तो उसके फादर जो है वो नॉर्मली मतलब थोड़े से स्कूटी वगैरह दे रखी थी. तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा खाना बनाते हो? कह रही हाँ. मैंने कभी हाथ जलाए? कह रही हाँ. तो मैंने कहा माँ क्या कहती है? मगर माँ एकदम पानी में डालती है हाथ और हाथ डाल के बोलती है कि चल हट मैं कर लूँगी. मैंने कहा यही सोचो कल को तुम अपनी माँ को न दिखो तो क्या होगा. राइट. अब वो सोचने वाली बात है, जो हाथ जलने से तुम्हारा इतना केयर करती है और कल को तुम्हें कुछ हो गया, तुम स्कूटी चलाती हो बिना हेलमेट के, तेज भगाती हो, तो क्या होगा. दोज एग्जाम्पल्स वर मोर रिलेटिंग टू देम एंड आई थिंक दैट वाज द कैच पॉइंट. जिसकी आप बात कर रहे हो, दैट आई लॉन्च्ड इन विद DS Group. या what a company, I'm telling you. Okay. DS Group is one company, if I say one of the best companies I have seen. Okay. Culture wise, वहाँ का promoters का thought process wise, employee caring wise, आपका housekeeping wise, I think मैंने अभी इतने सालों में कोई भी कंपनी ऐसी नहीं देखी है. Okay. Wow. एवरीथिंग इज सो ह्यूमन इन दैट कंपनी कि आपको रोज लगता है कि आपको उस कंपनी में जाके अपना 100 नहीं 200% आपको देना है. मतलब ऑफिस जाने का मन करता है बेसिकली. ऑफिस जाने का मन करता है. आप मतलब जब प्रमोटर से आप वहाँ बात करते हैं, थर्ड जनरेशन अभी वहाँ काम कर रही है, यू आर वेरी रिलैक्स्ड. आप एक अलग एक माहौल में हो, जो वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं एम्प्लॉयज़ को जैसे से केयर होती है वो बहुत अलग है. वहाँ हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया मित्र CSR डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, एंड मित्र वी मेड अ वर्चुअल कैरेक्टर. ओके. मित्र बिकेम ए नरेटर एंड मित्र ही सारी चीज़ों को, उनके CSR प्रोजेक्ट्स को सबको इकट्ठा लाकर खुद एक नरेटर के तौर पर हमने उसको इंट्रोड्यूस किया. नाउ व्हेन द टाइम केम फॉर कोविड, दैट टाइम वी वर रनिंग दिस प्रोग्राम. राइट. तब हमने ऑल इंडिया रेडियो के साथ में मैं इस प्रोजेक्ट को कर रहा था. एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड ऑलवेज थैंकफुल टू पीपल लाइक अनुपम खेर, कैलाश खेर, आशीष विद्यार्थी, सोनू सूद, DG पुलिस ऑफ आपके यहाँ पे राजस्थान के, लॉट ऑफ जज, ओपिनियन मेकर्स, जिन्होंने डॉक्टर्स, जिन्होंने उन प्रोग्राम्स में मैसेज दिया, लोगों को समझाया, लोगों को बताया, एंड they didn't charge anything. It was like completely social cause. Wow. और वो ऐसे उस टाइम के ऊपर में इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट, आई थिंक आई विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू दैट. राइट. सो उस टाइम पे ज़रूरत भी थी ना शायद, जो सोसाइटी ने आपको दिया वो उनको वापस देने का टाइम था शायद. हाँ. राइट. सो अब
हाउ हैज़ योर एक्सपीरियंस विद गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जितने भी आपने अभी तक किए हैं? सो एक मतलब मैं बेसिकली ये जानना चाहता हूँ कि जब आप एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो और एक सेम प्रोजेक्ट आप किसी कॉर्पोरेट के साथ कर रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? गवर्नमेंट इज़ ए वेरी लार्ज इवेंट मैनेजर। हम्म। गवर्नमेंट से जल्दी बड़ा और बेहतरीन इवेंट कोई नहीं कर सकता, प्लानिंग के हिसाब से भी, एग्जीक्यूशन के हिसाब से भी। ओके। आप देखोगे कि इवेंट्स जो है ना विद इन फ्यू डेज में तैयार हो जाते हैं। हम्म। तो वहाँ में मेथड्स बहुत हैं, प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके। मतलब एक फाइल मूव करती है नीचे से ऊपर, ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर चली जाती है, वो ऑडिट भी हो जाती है फाइल्स, और वो प्लानिंग में भी आपको बहुत सहायता करता है, प्रोवाइडेड कि वो सब एक टाइम बाउंड तरीके से हो रहा है। बस गवर्नमेंट के अंदर में और प्राइवेट सेक्टर में बस यहीं पे अंतर है। प्राइवेट सेक्टर में डिसीजन मेकिंग इज क्विकर इन टर्म्स ऑफ हायरार्कीज, बीच में बहुत ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। राइट। गवर्नमेंट के अंदर में एक पूरा प्रोसेस फॉलो हो रहा है, वो शायद गवर्नमेंट के लिए वैसे भी ज़रूरी है। बट ऑल सेड एंड डन, यू कैनॉट बीट गवर्नमेंट व्हेन एन इवेंट इज कंसर्न। आई रिमेंबर आई वाज पार्ट ऑफ द 50 years ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस कैंपेन। हम प्रगति मैदान में हम कर रहे थे, और हमने एक INB मिनिस्ट्री का पूरा एक अपना पवेलियन बनाया था कि कैसे कैसे क्या क्या स्टार्ट हुआ। आर्काइव इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पे गवर्नमेंट की, दैट्स नोबडी कैन बीट इट। एंड एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एक कैंपेन, राइट, मैं आ रहा था अभी उसी पे। जब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, रिसेशन हो चुका था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज लॉन्च्ड, एंड गवर्नमेंट वाज वेरी कीन टू नो हाउ दिस इज बीइंग प्रमोटेड। तो दो कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट था, एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और एक रूरल डेवलपमेंट कैंपेन। तो मेरा एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर कोऑर्डिनेशन सेल, मेरा एक काम था कि सारी मिनिस्ट्रीज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और गवर्नमेंट को हर वीक भेजना, एंड दैट इंफॉर्मेशन वाज सेंट टू द PMO। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस टाइम पे, जब आपके पास में कंप्यूटर्स नहीं थे, आपके पास में मैनुअल से इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर तक आप पहुंच चुके थे। उस टाइम पे उस इंफॉर्मेशन को एक सरकार के एक नोट शीट के ऊपर में बना के डिपार्टमेंट वाइज भेजना, NB मिनिस्ट्री के सारे डिपार्टमेंट वाइज भेजना हर हफ्ते। आई थिंक दैट वाज लर्निंग आल्सो, एंड दैट वाज अ बिग चैलेंज। एंड कितना गवर्नमेंट ने उस चीज़ के ऊपर फोकस किया है, उस चीज़ से पता लगता है। सो मैं भी उसी पे आ रहा था, जैसे आपने स्टार्टिंग में बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ काम किया, सो डिड इट शेप द वे यू वर्क नाउ ऑन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस एज वेल? गवर्नमेंट लर्निंग, मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ जो मैंने पढ़ाई भी करी है। आई हैव डन माय लिटरेचर्स इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। वाओ। आई हैव डन माय इकोनॉमिक्स एंड आई हैव डन माय मैनेजमेंट इन एडवर्टाइजिंग एंड PR। मुझे लगता है कि जो मैंने पढ़ा है ना, वो मेरा सारा एजुकेशन सारा यूज़ हो रहा है। मैंने वेदांता में हिंदी में बहुत प्रेस रिलीजेस बनाई है, सैकड़ों बनाई है, और हम एक टारगेट रखते थे कि हफ्ते में एक दिन, मतलब हफ्ते में एक रिलीज तो हमारी आनी है लोकल मीडिया में। ओके। हमने, और आपको हैरानी होगी, वी आई नेवर हैड एन एजेंसी इन हिंदुस्तान सिंह। 12 साल में मेरे मीडिया के दोस्तों से ऐसा मेरा लगाव भी है, रिलेशन भी है, कि मुझे 12 साल में वहाँ पे कभी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। फॉर 12 years I never had a PR agency or any agency. We had directly relation with the company for journalist and we worked together. तो वो जो सरकार जो सीखा वहाँ पे, उससे आपको राइटिंग स्किल्स मिलता है। सरकार में जब आप नोटशीट पे टाइप करते हो, आपका एक कॉमा से मतलब बदल जाता है, तो आप बहुत ही माइक्रो लेवल के ऊपर में करेक्शंस अपना चेक करते हो। तो वो जो आपने लिखना सीखा, वो आज कंटेंट राइटिंग में आता है। राइट। जो आपने वहाँ पे चीज़ों को बड़े नाप तोल कर बोलना सीखा, वो आज आप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हो। राइट। तो आपने लिखना और बोलना तो वहीं से सीखा। ट्रू। तो मैं बोलूँगा मेरी नींव अगर सरकार की नींव नहीं होती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। वाह। सो वो सारा एक्सपीरियंस इनकॉर्पोरेट करके, ऐड ऑन करके, आज आपके करियर के अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बहुत ज़रूरी है, बहुत हेल्पफुल है। मैं कहता हूँ फाउंडेशन मेरी वहीं से आई। 23 साल का था जब मैं गया गवर्नमेंट में। 23 years I became a gazetted officer. Wow. Fortunate enough, I guess, or blessed. Right. That time But I was said to be, your people used to have the youngest gazetted officer in the ministry. Yeah. And sir, आपको लोग आपको गुरु ऑफ कम्युनिकेशन भी बुलाते हैं. I believe you know that you have been given that title.
how do you take it or accept it? वो तो What does it mean to you? हाँ, I was in awarded as guru of corporate communication also, but I feel one is I'm very approachable. LinkedIn पे भी कोई भी मेरे से बात कर सकता है, मेरे से पूछ सकता है. I can vouch for that, for sure. थैंक यू. तो एक वो है, दूसरा ये कि आई एम ऑलवेज देयर फॉर एनी हेल्प. मैं संडे को एक छोटा सा एक अपना व्हाट्सएप के ऊपर में हम एक बातचीत शुरू करते हैं कि कोई भी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में जो यंगस्टर्स हैं वो आके वहाँ पे अपनी किसी भी प्रॉब्लम को आप बता सकते हैं कि वो चीज़ फेस कर रहे हैं, और हम उसका सॉल्यूशन के ऊपर में बात करते हैं. बहुत सारी चीज़ें जो यंग जनरेशन है या बिल्कुल जो अभी आए हैं या जो स्टूडेंट्स को कॉम कर रहे हैं, उनको डायरेक्शन की, हैंड होल्डिंग की बहुत ज़रूरत है. राइट. जो वो पढ़ के आते हैं और जो प्रैक्टिकल में है, दोनों में बहुत अंतर है. तो वहाँ पे उनको एक ऐसी वॉलंटरी हेल्प चाहिए होती है जहाँ फाइनेंशियल मोटिव नहीं हो. राइट. आई थिंक उस चीज़ में मैं बहुत तैयार रहता हूँ. तो एक वो पार्ट है. दूसरी That's very kind of you, sir. लेंथ ऑफ सर्विस जो है वो जो सेक्टर्स में हैंडल करके बैठा हूँ, जो जिस तरह का काम शायद करके बैठा हूँ, उस वजह से वो बड़े प्यार से बुला लेते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं. And sir, how do you approach CXO communication, differently from broader organizational communication? देखो, लीडरशिप पोजीशनिंग ना, जैसे मैं आपको अपन बात भी कर रहे थे, आई हैव टू नो द पर्सन बिहाइंड द ऑर्गेनाइजेशन. मैं अभी जो SMEs में या स्टार्टअप्स में जहाँ भी मैं एडवाइस कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरा सबसे बड़ा मोटिव ये रहता है कि मैं इंसान से मिलकर देखूँ इंसान के इथोस, उसका बिलीफ है क्या. अगर मुझे वो इंसान एक जो उनका MD है या चेयरमैन है, अगर मैं उससे रिलेट कर पाता हूँ तो मैं कंपनी को रिलेट कर पाता हूँ. राइट. अगर मुझे लगता है कि उसका कंपनीज का इथोस अलग है और उसका इथोस अलग है, तो प्रॉब्लम आता है. आपको एक बड़ा मेरा बेसिक प्रिंसिपल आपको बताता हूँ. मैं किसी भी स्टार्टअप से या SME से जब मिलता हूँ तो मैं उनसे ये नहीं पूछता आप क्या करते हो, मैं उनसे पूछता हूँ आप क्यों करते हो. What is your intention of coming into this business? Right. If it is money, then I'm not the guy for you. Right. But if you're adding to the social cause or you're adding to the economic empowerment of this country or economic growth of this country and you're filling some gaps, then I'm with you. Okay. तो CXO की वो पोजीशन जो उसका बियॉन्ड बिजनेस थॉट प्रोसेस है, उसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है. Okay. And that is the key area for me. Right. जैसे since you are already working with so many MSMEs, so what do you think are the challenges that they are facing in terms of PR and communications? लेगेसी इशू है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. MSME में भी. MSME भी हैं और छोटी कंपनियां भी हैं. 30-30, 40-40 साल से कंपनियां हैं. कई बार क्या होता है कि हम अपनी लेगेसी में या ओल्ड इथोस में इतने घुसे होते हैं कि हमें लगता है यही सही है. हम अभी भी वो कहते हैं ना कि हम एक ऐसे सेटअप, माइंड सेटअप में हैं कि हम शायद बाहर के आने वाले चैलेंजेस को या अपनी ग्रोथ को हम शायद विजुलाइज नहीं कर पाते हैं. आई हैव मेट सम कंपनीज इन SMEs who are, some are world leaders, but they have never projected. I have never heard of their names. कुछ ऐसे हैं जिन्होंने एक नया ट्रेंड सेटअप किया, बट अब उनको ग्रोथ पता लग रहा है कि उन्हीं के सेक्टर में ग्लोबल और इंडिया ग्रोथ कितना आगे बढ़ रहा है. उनके बिजनेस के अंदर में ग्रो होने की बहुत गुंजाइश है. राइट. उनको वो समझाना फिर उनके फंडिंग का रहता है कि भाई आप अगर आप अपने विजन को आप प्रॉपरली अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको फंडिंग भी मिलेगा, इन्वेस्टर्स भी आएंगे. मोस्ट ऑफ देम आर नॉट लिस्टेड. सो एक उनका सपना भी होता है कि हमें लिस्ट भी होना है, हमें अपना IPO भी लेके आना है. राइट. चाहे छोटा IPO लेकर आए, SMEs IPO से डिफरेंट मैटर. राइट. पर उनका एक सपना होता है कि हम भी पब्लिक से फंड करें, IPO लेकर आए. पर IPO से पहले उन कंपनी के बारे में लोगों को पता हो. राइट. That is where they have now started thinking about. In fact, मैं जहाँ भी बात करता हूँ, मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि अपनी होप और अपने स्कोप को एनालाइज कर लो. वाह. अगर आप इन दोनों को एनालाइज कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आज आप कितना पीछे हो और कहाँ तक जा सकते हो, कहाँ तक जाओगे. अब आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आज आप स्लेट से 1 मिलियन का यूनिट्स का, राइट, एंड यू हैव मशीनरी कैपेसिटी ऑफ 1.5, but you feel that 0.5 million is, we don't know how to sell, right, because your reach is limited. correct. So if you want to be a state level player, decide, but if you want to be a national player,
देन कम इन द नेशनल प्लेग्राउंड. चैलेंजेस आएंगे, बट देन यू हैव टू ओवरकम दोज चैलेंजेस ना. सर आप बहुत सारे पीआर प्रोफेशनल से मिलते भी होंगे, जानते भी होंगे. अ, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आज के यंग पीआर प्रोफेशनल्स कर रहे हैं इन क्रिएटिंग अ कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन? कहाँ पे गलतियां हो रही हैं? उसका जवाब दूंगा ना, बहुत सारे लोग पीआर वाले हो सकता है नाराज हो जाए, पर आई थिंक उनको थोड़ा सा नीम खिला देना चाहिए. वाह, नीम के पत्ते नाइस. कड़वे होते हैं लेकिन डोज अच्छी डोज होती अच्छी है. होती है. आई एम टेलिंग यू, मैक्सिमम ऑफ द पीपल जो यंगस्टर्स हैं, दे डू नॉट नो कंटेंट राइटिंग. वो शॉर्ट टर्म कंटेंट राइटिंग पे जिंदा है. ओके. लॉन्ग टर्म कंटेंट राइटिंग के लिए उनकी डिपेंडेंसी 100% एजेंसी पे चली जाती है, ओके. विच इज़ नॉट करेक्ट. आपको अगर अपना टूल इस्तेमाल नहीं करना आता तो आप दूसरे से जो टूल चलवा रहे हो तो आपको तो पता भी नहीं लगेगा कि वो टूल सही भी चला रहा है या गलत. राइट. तब आप एक ऑडिटर के जैसे नहीं, आप कंटेंट क्रिएटर के जैसे बैठोगे तो आपको पता लगेगा कि इस कंटेंट में कितना कुछ और आ सकता है. सेकेंड इज रिसर्च. राइट. what I do or what we do is everything that we write is research based, credible research based. numbers भी clear होगा. कंटेंट मैं खुद बहुत बहुत लिखता हूँ. राइट. तो मेरे को ये पता है कि अगर मैं किसी एजेंसी से कंटेंट लिखवा रहा हूँ तो उसने क्या मिस किया है. तो मैं ऑडिट तो जब करूँगा जब मुझे उसका नॉलेज होगा. राइट. मेरे हाथ में हथौड़ा है, कील सामने, मुझे ठोकना तो आता नहीं है. राइट. और मैं सामने वाले को कह रहा हूँ तूने गलत ठोक दी, तो ऐसे कैसे होगा. राइट. So they have to learn from short form. They have to go for a long-term content writing. Secondly, they have to come into the strategies. They should not depend on the strategies made by an ad agency. Rather, they should understand what actually their organization needs. Okay. तभी आप एक comprehensive communication strategy बना सकते हो. और वो करो जो doable हो. चांद पे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं ले जा सकते. Right. तो सपने में मत देखो कि चांद पर मैं आपको लेके जाऊंगा. ये वो गलती करते हैं. और ये मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस या पीआर एजेंसीज और या पीआर प्रोफेशनल्स के साथ आप देख रहे हो? इनिशियली जो यंगस्टर्स अभी आ रहे हैं, जो नए आ रहे हैं, दिस प्रॉब्लम इज कमिंग विद ऑलमोस्ट एवरीवन. और अभी रिसेंटली जो एआई ने ओवरटेक किया है, सो इट्स लाइक यू नो, इफ यू आर फोर्स्ड टू राइट देन यू विल राइट चैट जीपीटी. और भी पकड़ोगे आप, बहुत सारे हैंडल्स पकड़ोगे, इसमें नीचे लिखा हो तो नंबर्स आर नॉट ऑथेंटिकेटेड. राइट. तो फिर आप मतलब आप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, आप कैसे कॉर्पोरेट को हैंडल कर रहे हो. आपकी डिपेंडेंसी टू आप यूज कर सकते हो, आइडियाज के लिए यूज कर सकते हो. बट वो रिसर्च बेस्ड आपका कंटेंट होगा तभी. राइट. राइट. डेटा तो गूगल से भी आप निकालते हो. राइट. अगर आप सब कुछ ही मशीन के भरोसे छोड़ दोगे तो जिस मशीन को इंसान ने बनाया वो बेवकूफ आपको ही बनाएगी. राइट. मतलब ऑथेंटिसिटी नहीं होगी शायद आपके कंटेंट के ऊपर. राइट. थोड़ा सा रियल एस्टेट की तरफ हम चलते हैं सर, है ना. मतलब मैं बेसिक एक कॉमन मैन के हिसाब से पूछता हूँ कि अगर आपको गुड़गांव जैसे शहर में, मतलब जितने भी टॉप टियर सिटीज़ हैं, गुड़गांव, बेंगलोर, पुणे, व्हाट डू यू सजेस्ट कि किस कंपनी किस सिटी के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इस टाइम पे रियल एस्टेट में? मैं कम्युनिकेटर हूँ यार. नहीं मतलब आप अभी जैसे आपने M3M वगैरह के साथ भी काम किया है, सो उनके प्रोजेक्ट अलग अलग जगह भी होंगे, सो यू मस्ट बी सीइंग के ROI कहाँ पे ज़्यादा आ रही है. देखो, किसी कंपनी का अलग से आइडेंटिफाई करके नाम नहीं लेते हैं. रियल एस्टेट इज ए वेरी डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. ओके. एंड I am a consultant for real estate for few international organizations also. Okay. So I always say that when you're dealing with real estate, check for the papers first. Okay. So एक रियलिस्टिक फिगर के ऊपर में, एक रियलिस्टिक एनवायरनमेंट में थॉरो पेपर चेक करने के बाद में आप अपना डिसीजन लो. अच्छा. इफ यू आर इन्वेस्टिंग then your thought process is different. But if you have to live, then your thought process is different. Right. आप अगर इन्वेस्ट करते हो, मेरा अपना सोचना ये है कि जब प्रोजेक्ट जब लॉन्च होता है तब आप इन्वेस्ट करो तो ज़्यादा फायदा है. बिकॉज उस टाइम पे पर स्क्वायर फीट रेट अलग होता है. Right. 3 साल तक बनते बनते उस एरिया का स्क्वायर फीट रेट बढ़ जाता है. बट अगर आप खरीद रहे हो तो मैं बोलूँगा बिल्कुल जब फ्लैट तैयार हो चुका हो, आपको रहने के लिए चाहिए, फ्लैट तैयार हो चुका हो और आपका थोड़ा बहुत 3-4-5 महीने में आपको पोजीशन मिलने वाला हो या साल भर में मिलने वाला हो, उस टाइम पे आपको लेना चाहिए. राइट. एक लास्ट पीआर से रिलेटेड ही क्वेश्चन.
रिसेंट टाइम्स के अंदर डू यू सी ए माइग्रेशन ऑफ जर्नलिस्ट जितने भी हैं उनका टूवर्ड्स पीआर एंड कम्युनिकेशन, और उसके पीछे क्या जो स्कोप ऑफ करियर है या पैसा है वो एक रीज़न है? देखो, दोनों दोस्त है मेरे, ऐसे लोग भी हैं जो कॉर्पोरेट में शिफ्ट कर गए, ऐसे लोग हैं जर्नलिस्ट जो पीआर एजेंसी में शिफ्ट कर गए हैं, और ऐसे लोग हैं जो जर्नलिज्म में हैं चाहे पैसा कितना भी हो। अच्छा। तीनों कैटेगरीज हैं। आई थिंक एक टाइम में एक जर्नलिज्म एक पैशन जहाँ पे है, वहाँ पे मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, बिकॉज वो एक आदमी एक प्रोफेशन में बहुत खुश है, हिज नीड्स आर बीइंग मेट, लग्जरी की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, राइट। तो वो जर्नलिज्म नहीं छोड़ता। एंड आई नो आई फ्रेंड्स जो हैव स्पेंट लाइफ टुगेदर एंड दे विल रिमेन इन दिस। आई हैव फ्रेंड्स इन जर्नलिज्म हु हैव शिफ्टेड नाउ टू द कॉर्पोरेट सेक्टर। ओके। वो एक ही मोटिव है, बिकॉज ऑफ मनी। और थर्ड ऐसे हैं जो एड एजेंसी में गए हैं, उनका थॉट प्रोसेस शायद ये है कि वो शायद वहाँ पे जाके कंटेंट एरिया को वो संभालने वाले हैं। बट हाउ अ जर्नलिस्ट राइट्स and how a corporate communication expert writes, these are two different formats. ओके, तो ये समझने की चीज़ है जो लोगों को समझना पड़ेगा। 300 वर्ड का एक स्टोरी और एक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का ब्रीफ जो बनता है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट स्टोरीज, राइट। देयर इज लॉट ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, स्टेक होल्डर स्ट्रेटजी, पब्लिकेशंस, डिजिटल मीडिया, वो बहुत सारा गैमेट है उसके पास में, राइट। सो वो एक अलग पूरा जोन है। जर्नलिज्म एक सिंगल जोन है, तो उसमें शिफ्ट में एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हो सकता है किसी को आता भी हो। लास्ट 2 क्वेश्चन सर। प्लीज गो अहेड। आपने अभी ये मेरी रिसर्च टीम ने दिया है मेरे को, उन्होंने बोला है कि सर से पूछना इसके बारे में। सो जैसे कि यू हैव रिटन ओवर 500 स्टोरीज एंड 2 बुक्स, राइट? सो पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका पैशन जो राइटिंग के लिए है, हाउ डू यू गेट इट, राइट? उसके बाद फिर मैं कैन यू शेयर वन स्टोरी एज वेल फ्रॉम योर करियर दैट हैड अ डीप पर्सनल इम्पैक्ट ऑन यू? ओके, सो ये दोनों मैंने एक साथ ही ले लिए हैं। और आप बता सकते हैं कि जो आपने बुक्स लिखी हैं दोनों, वो लोग कहाँ से ले सकते हैं, किसके बारे में है, दोनों किताबों का नाम आप बता सकते हैं? सी, my father was he was working in the parliament. Okay. Parliament agency Wow. he retired as a director joint secretary level पे होते हैं। Okay. Now he is no more. तो उनका हमेशा पैशन था, he used to write a lot. और उनको इंग्लिश, हिंदी, उर्दू तीनों लैंग्वेज का पूरा ज्ञान था। So you have inherited that. So मैंने उनसे जब वो लिख रहे थे तो वो हमेशा सुनाते थे कि भाई मैंने लिखा, पढ़ो। तो हमें लगता था कि शायद वो ओपिनियन मांगते थे, पर उनका एक तरीका था सिखाने का कि मैं उनकी चीज़ों को पढ़ के सीखूं कि लिखा कैसे जाता है। राइट। सो स्लोली व्हेन ही वाज आल्सो राइटिंग, आई आल्सो स्टार्टेड राइटिंग फॉर एड एजेंसीज, गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लिखना, वो सब लिखना धीरे धीरे करके शुरू किया। वहाँ से लिखने का पैशन बनना शुरू हुआ। तो वो एक मैं मानता हूँ कि मेरी वो जो नींव है, और जो मैंने लैंग्वेज दोनों किया, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर दोनों किया, शायद वो उसी रीज़न से किया कि आई वांटेड टू कंटिन्यू राइटिंग। ओके। तो एक तो वो चीज़ है, तो मैंने वहाँ से लिखना शुरू किया। 500 भी शायद एक कम फिगर होगा। आई हैव रिटन ऑलमोस्ट, इफ आई माय से, अबाउट 3000 स्क्रिप्ट्स। ओके। फॉर ऑल रेडियो, फॉर टेलीविजन, फॉर न्यूज़पेपर, ऑथर्ड आर्टिकल्स, होल लॉट ऑफ स्टोरीज। मैं हिंदी अंग्रेजी में बहुत लिखता हूँ। ओके। और हिंदी की स्टोरीज मोस्टली ओरिजिनल स्टोरीज हैं, कहीं से इंस्पायर्ड है नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो मैंने लिखना शुरू किया, और उसने मेरे को, उस लिखने में मेरे को एनुअल रिपोर्ट बनाने में, हाउस जर्नल्स बनाने में बहुत मदद किया, क्योंकि आई न्यू द लैंग्वेज, तो मुझे पता था। फिर मैंने पहली किताब मैंने लिखी, मी विद इन माई सेल्फ। ओके। दिस वॉज 20 रियल स्टोरीज ऑफ लाइफ। ओके। और 2005 में मैंने वो बुक लिखा, ऑक्सफोर्ड में, दिल्ली में लॉन्च हुई। ओके। और उस किताब में बहुत सिंपल ये था कि लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। और एक उसमें सीख ये थी कि लोग जब तक जिंदा है ना, तब उनकी इज्जत कर लो, क्योंकि फियर ऑफ लूजिंग इज वेरी बिग rather than when you've lost the person. And there is a story when my wife was stuck in the bomb blast in Sarojini Nagar.
रियली? तो मैंने, हाँ, तो वो मैंने उसका एक हिस्सा है कि वो मैंने लिखा है कि उस दिन हुआ क्या था, कि 6 बजे मैंने उनको छोड़ा, 6:10 पे सूर्यनगर में ब्लास्ट हुआ। शी हैड टू गो टू द नेक्स्ट शॉप जहाँ ब्लास्ट हुआ। कोई एजेंडा नहीं था, बट गॉड इज ग्रेट। सो मुझे नहीं मालूम था कि उनको कोई और सामान भी एक्सचेंज कराना है श्रीनगर में। तो वो एकदम एक्सट्रीम उस जगह जाने की बजाय शी टर्न राइट एंड वेंट टू द फारदेस्ट प्लेस फ्रॉम दैट ब्लास्ट। मैंने वो पूरा जो नरेशन है उस दिन हुआ क्या, मैंने 6 बजे उनको छोड़ा, 6:10 पे ब्लास्ट हुआ, मैं तब तक घर आ चुका था। दैट टाइम आई वाज स्टेइंग इन वसंत विहार। ओके। तो मेरा बेटा बहुत छोटा था, तो मैंने बेटे को पड़ोसी को रख भेजा, बेटी को मैंने टीवी के सामने बैठाया कि देखते रहना टीवी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। एंड आई हैड रैन विद स्लिपर्स इन माय हैंड शाउटिंग हर नेम। 70 बॉडीज देखी वहाँ पे, हाथ कुछ पता नहीं लग रहा था क्या है। सो आई रोट इन दैट बुक दैट आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड समथिंग नॉट टू फाइंड। मैं वो सब ढूंढ रहा था कि मुझे ना मिले। मैंने वहाँ पूरा तलाश किया तो मुझे कुछ नहीं मिला। सो दैट वॉज माई हैप्पीनेस, बट स्टिल आई वॉज सर्चिंग नॉट टू फाइंड। राइट। एंड एवरीबडी टोल्ड मी कि यू नो बिकॉज नॉट फाइंडिंग तो हो सकता है कि इंजर्ड हो गई हो तो हॉस्पिटल ले गए हो। समबडी ऑल्सो सजेस्टेड मॉर्चरी में जाके चेक करो, नहीं रही होंगी, ये सब करके। तो मैं वो पूरा ढूंढ रहा था, पूरी पूरी मार्केट बंद हो चुकी थी, पूरा अंधेरा था। जब मैं उस आखिरी पॉइंट पे जब उस दुकान वाले के पास पहुंचा, वो क्योंकि हम पहले सूर्यनगर में रहते थे तो वो जानता था, तो उसने बोला भैया दीदी तो जब ब्लास्ट हो तो यहाँ थी। तो मैंने कहा कि अब उसका फ़ोन भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। कहने भैया नहीं नहीं दीदी यहाँ थी, उन्होंने, मैंने उनको बोला कि सिलेंडर फट गया। तो मैं जब गया तो मेरी गाड़ी के साथ खड़ी थी। तो वो उसमें जो नरेशन है ना, उसके अंदर में लास्ट में है कि हम ये मानते हैं हिंदू धर्म में कि लोग जो मर जाते हैं जाने से पहले एक दिन वो अपने परिवार के साथ बिताते हैं। तो व्हेन आई टुक हर बैक वी वर लाइक, बहुत एक वो जिसे कहते हैं ना कि होल्डिंग हर हैंड टू सी दैट शी इज नॉट डेड, शी इज रियल एंड शी इज हियर टू स्टे, शी विल नॉट गो बैक इन द मॉर्निंग। वो नरेशन उसमें है कि यू हैव फियर ऑफ लूजिंग पीपल बट नॉट व्हेन यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट देम। अगर कोई नहीं रहता तो आप क्या करते हो, पहले दिन चंदन का हार, दूसरे दिन लकड़ी का हार, पहले तो फूलों का पहनाते हो, फिर लकड़ी, चंदन, चंदन से लकड़ी, उसके बाद में दूर से हाथ जोड़ लेते हो, फिर कई बार आप हाथ जोड़ना भी भूल जाते हो। That's deep. और उसके बीच में आपके बहुत सारे वास्तुशास्त्र और ये बोलते हैं कि यार आपके जो पूर्वज हैं आप उनकी फोटो मत लगाओ, एनर्जी अलग आती है। तो पीपल हैव डिफरेंट माइंडसेट। सो वो किताब वो वाली किताब थी, उसका नरेटिव था। दैट टाइम वाज वर्किंग विद निफ्ट। तो कर्नल कपूर हुआ करते थे जो फौजी के डायरेक्टर थे, जिन्होंने शाहरुख खान को बनाया कह सकते हैं। He was very close to me, very very close, because I worked in some telefilms with him. So for the first time he came out of the house to inaugurate or launch a book. Wow. So he came there, he did the narrative, और वो किताब किया। Second book I brought out on zinc. We all have zinc in our lives. Yeah. पहली बुक थी वो तो कमर्शियल सेल भी थी, उसकी अच्छी 7 कंट्रीज में बिका। This book was a collector item, not for sale. And this book was completely focusing. This book is completely focusing on galvanization, Okay. business part, and the health part. Okay. कोई भी मल्टीविटामिन जिंक के बगैर नहीं बनती। Incomplete है। कोविड के टाइम में अगर जिंक के बारे में नॉलेज नहीं होता तो पता नहीं कितनी कैजुअलिटीज होती, बिकॉज जिंक वाज द ओनली सेफगार्ड फॉर योर लंग्स एंड ईयर नोज थ्रोट। मैं बहुत कह रहा हूँ खुशकिस्मत भी हूँ कि मैंने गवर्नर राजस्थान ने मुझे बुलाया, उन्होंने वो किताब ली, उसको ऑटोग्राफ किया। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट आई हैव एन ऑटोग्राफ ऑफ मिस्टर रतन टाटा ऑन दैट बुक। वाओ। तो मेरे लिए वो एक जिसे कहते हैं ना, काफ़ी लोगों से इवन उस टाइम पे माइन मिनिस्टर से भी, मिनिस्ट्री से भी कॉल आया उनका। दैट टाइम ही वाज ट्रैवलिंग विद गुजरात, इलेक्शंस में चल रहे थे वो। बट जिसको भी मैंने भेजा वहाँ से कॉल भी आया, एक्नॉलेजमेंट भी आया। एंड इट इज़ अ कम्प्लीटली रिसर्च बेस्ड बुक जिसमें कम से कम 100 बुक्स और ऑथर्ड आर्टिकल्स को कंसल्ट करके वो किताब लिखी गई है। Now my third book is getting completed. वो complete हो चुकी है, just waiting for, it is again on motivation and counseling. Okay. And ये दोनों बुक्स जो आपने पहले लिखी हैं ये Amazon पे अवेलेबल है या कहाँ मिल सकती हैं? Kindle पे अवेलेबल है। Okay. We all have zinc in our lives. Okay. Amazon के ऊपर में अब शायद पता नहीं कितनी कॉपीज अवेलेबल होंगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, बट वो बुक हाँ मिल जाती है। Okay. Perfect. सर आज के पॉडकास्ट के लिए
हमारे सवाल ख़त्म हो गए हैं। और एक आपने, सॉरी हाँ हाँ, इट्स एक ओके। आपने पूछा आपकी जो किताब है ये वाली, एक स्टोरी बताने के लिए। राइट, यस। हाँ, सो एक स्टोरी है कि एक एक बच्चा जो है वो एक दिन बहुत जिद कर जाता है और एक मंदिर में जाके बैठ जाता है। तो ये स्टोरी मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। ओके। तो लिखी मैंने खुद है, लेकिन मेरे को खुद ही बहुत इंस्पायर करती है। तो ओके। जब भी मैं किसी चीज़ को लेके थोड़ा बहुत सड़क खींचातानी कर रहा होता हूँ अंदर से, तो मैं स्टोरी को हमेशा पढ़ लेता हूँ। तो वो बच्चा वहाँ बैठा, अब एक मंदिर में जाता है, मंदिर में जाके वो बोलता है कि मुझे आज शंकर भगवान से मिलना है। तो भोलेनाथ की तस्वीर, सॉरी, भोलेनाथ की तस्वीर, मूर्ति सामने लगी है मंदिर में। तो पुजारी आके बोलता है उससे कि बेटा ऐसे भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। कि नहीं, मुझे तो आज भोलेनाथ से मिलना ही मिलना है। वहाँ बैठा है वो, ओम नमः शिवाय मंत्र जाप कर रहा है। अब वो आवाज़ करते करते नारद जी तक पहुँच जाती है। तो नारद जी उस बच्चे के पास आते हैं कि बेटा क्या बात है कि तुम भोलेनाथ को याद करे, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, आज तो भोलेनाथ से बात करूँगा। तो भोलेनाथ के पास जाते हैं कि भोलेनाथ जाके तुम उस बच्चे को समझाओ कि मतलब मैं सुन रहा हूँ, मुझे बता दे, वो वैसे ही बता दे कि नहीं उसे आपसे मिलना है। फिर जाता है बच्चे के पास में, वो फिर बोलता है, कह रहा है नहीं मुझे उन्हीं से मिलना है, आप उन्हीं को बुलाओ। तो वो आँख बंद करता है। तो कहता है अच्छा तू आँख बंद कर बेटा और भोलेनाथ तुझे दर्शन देंगे। तो वो आँख बंद करता है तो वो ये महसूस करता है कि सामने भोलेनाथ बैठे हैं। तो भोलेनाथ उससे पूछते हैं तुम मुझे बुलाना चाहते थे, मुझसे बात करना चाहते थे, बताओ क्या बात है। तो बच्चा कहता है कि हे भोलेनाथ, मैं घर में सबसे छोटा हूँ, मेरी कोई सुनता ही नहीं है। मैं सबसे छोटा हूँ, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। तो मैं अपनी बात किसे बोलूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी बातें, मेरी सारी कहानियां आप सुने। वाओ। तो कहता है चलो तथास्तु। कहते हैं नहीं, पर मेरे जैसे तो बहुत सारे बच्चे हैं, उनकी कौन आपको सुनेगा। कैसे पता लगेगा कि ये मेरी कहानी है। तो भोलेनाथ अपने दिल में से एक छोटा दिल निकाल के उस बच्चे के दिल पे रखते हैं और वो दिल उस बच्चे के दिल के पीछे जाके बैठ जाता है। ओके। तो कहते हैं भोलेनाथ कि देखो मैंने तुम्हें अपने एक दिल का टुकड़ा दिया है, तो जब भी तुम्हें मुझसे बात करनी हो तुम अपने दिल पे हाथ रखना, आंखें बंद करना, मेरा नाम लेना और मुझे अपनी कहानी बता देना और मैं सुन लूंगा। तो कहता ठीक है। बच्चा बहुत खुश। जैसे ही वो आँख खोलता है दिखता सामने मूर्ति है, मूर्ति मुस्कुरा रही है। अब नारद जी भी कहाँ चुप रहने वाले थे। नारद जी फिर भोलेनाथ जी के पास गए कि ये तो प्रभु आपने क्या करा, सारे बच्चों को, इतने सारे बच्चों को आपने अपना दिल दे बैठे। तो उन्होंने कहा कि देखो इनको ये यकीन दिलाना बहुत ज़रूरी था कि मैं हूँ, मैं इनकी सुनता था, सुनता हूँ और सुनता रहूँगा। उस बात को यकीन दिलाने के लिए ही मैंने अपने दिल के टुकड़े इनको दिए हैं। तो अब इनको ये यकीन है कि मैं था, हूँ और हमेशा रहूँगा। तो इनको ये भरोसा दिखाना था, तो इनको भरोसा दिलाने के लिए मैंने ये सब किया। राइट। So which actually means that when you sit quiet and when you really want to communicate with the Almighty, then you must align with Him. True. That's and deep. if you are and not true. aligning with Him and always you are asking for some kind of an application and promotion and your KRI KPI is not meeting, He is not there for that. Right. True. और ईश्वर जो आपको कष्ट देता है या जब आपको आप समझते हो कष्ट देता है और आपको एक स्ट्रगल पीरियड में डालता है, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि हीरे को तराशने से पहले उसको खूब काटा पीटा जाता है। अब वो हीरा भी बनना है और कटाई भी नहीं हो तो वो तो पॉसिबल नहीं है। सो दीज आर टू थिंग्स व्हिच आर माय लाइफ लेसन्स एंड आई बिलीव एंड आई शेयर विद लॉट ऑफ पीपल दैट struggles are success stories. Right. Tomorrow you will very proudly say that I struggled to achieve this target. Right. And the more you know about your failures, the more you are successful. So rather than reading success stories, read the failure stories. Right. Well sir, thank you so much for all the जो भी आपके experiences थे वो share करने के लिए हमारे साथ and audience के साथ। और ऑनेस्टली लास्ट वाला जो पार्ट आपने शेयर किया, आई एम
myself, I am into mythology a lot, right? So I can relate to the Shiva story to my heart. और बहुत अच्छा लगा सर आज आपसे बात करके, एंड आई होप के ऑडियंस हमें उतना ही प्यार देगी, और है ना, और देखेंगे पॉडकास्ट, देयर वुड बी लर्निंग्स जो हम देना चाहते थे ऑडियंस को, यंग एंटरप्रेन्योर्स को, तो वो कुछ ना कुछ यहाँ से लर्न कर पाएंगे आज के लिए. सो थैंक यू सो मच सर आज के पॉडकास्ट के लिए.